Hello kids, welcome to Board Journey. Let me introduce myself to you. I'm Tanu Singh, your English faculty, and I'm going to teach you English over this channel. तो जैसा कि आप सब देख रहे होंगे चैनल पे ऑलरेडी साइंस की वीडियोस चल रही हैं. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हम ये इंश्योर करेंगे कि रेगुलरली इंग्लिश के लेक्चर्स भी डलें. ओके, सो इंग्लिश क्या है? ठीक है, व्हाट इज इंग्लिश? English is a language. Language क्या होती है? Language is the way we express ourselves. Okay? Language is the form of expressing ourselves. ठीक है? जैसे कि हम अपने नेटिव लैंग्वेजेस में हिंदी, भोजपुरी, पंजाबी, बंगाली, सबकी अपनी एक एक नेटिव लैंग्वेज होती है. उसमें हम खुद को एक्सप्रेस करते हैं. Similarly, English is also like that. But question is, what is the history of English? This is also important to know. किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने से पहले इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम उसकी हिस्ट्री जानें. अपनी हिस्ट्री जानना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हम अगर कुछ खाते हैं तो क्यों खाते हैं, हमारा एक फूड कल्चर है तो वो क्यों है, हमारी एथनिसिटी से हमें हमेशा जुड़े रहना चाहिए. सिमिलरली अगर हम इंग्लिश बोल रहे हैं या अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है. तो दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर एंड इस लेक्चर में हम जानेंगे कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इन आवर कंट्री. ठीक है, इंग्लिश कैसे आई, कैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम में घुसी, व्हाट वर द मेजर रिफॉर्म्स और व्हाट वर द मेजर एक्ट्स दैट लेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंग्लिश इन आवर कंट्री. इतना ज़्यादा प्रचलन क्यों हुआ इंग्लिश का, क्यों कोई और लैंग्वेज इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाई, क्यों जर्मन, जापानीज, चाइनीज और उर्दू, पर्शियन एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऑल अदर लैंग्वेजेस, क्यों ये लैंग्वेजेस हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर नहीं घुस पाई, क्यों हम मोस्ट ऑफ दी जो हमारे टेक्स्ट होते हैं, जो हमारे लिटरेचर्स होते हैं, दैट आर इनटू इंग्लिश. वाई सो इंग्लिश इतना क्यों हुई? सो द रीजन इज ईस्ट इंडिया कंपनी, नन अदर देन ईस्ट इंडिया कंपनी. सो अब हम पीछे जाते हैं टाइम में. व्हाट ब्रिटिशर्स डिड, ब्रिटिशर्स ने क्या किया? यूरोप एक बहुत छोटी सी कंट्री है, ठीक है, इंडिया के कंपैरिजन में द लैंड मास इज वेरी स्मॉल. बट व्हाट हैपेंड, दे नो द डिवाइड एंड रूल थिंग. उन्होंने धीरे धीरे ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड होना शुरू किया और धीरे धीरे काफी सारी कंट्रीज को कॉलोनाइज करना शुरू किया, उनके गवर्नमेंटल सिस्टम में घुसे एंड इसी तरीके से उन्होंने धीरे धीरे अपना प्रचलन किया और करते करते अपनी लैंग्वेज, अपनी छाप ऑल ओवर द वर्ल्ड छोड़ दी. इसीलिए आज हम इतने ज़्यादा इंग्लिश स्पीकर्स देखते हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल अराउंड द वर्ल्ड. ऑलमोस्ट every third or fourth person knows how to speak English and they understand a little bit of English. ठीक है, थोड़ी बहुत वो समझते हैं ना. थोड़ा और पहले की बात करें, जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे कंट्री में आई ट्रेड करने के लिए, उससे पहले की बात करें तो क्या हुआ कि ट्रेडर्स, एक्सप्लोरर्स और मिशनरीज आते थे. ठीक है, मिशनरीज अगर आप लोगों को ना पता हो तो मिशनरीज वो लोग होते हैं जो अपने धर्म का प्रचार करते हैं. ठीक है, ये लोग वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करते थे, प्रचार करते थे, ट्रेड करते थे और चीज़ों को एक्सप्लोर करते थे, जैसे कि फिजिकल एट्रीब्यूशंस हो गई, माउंटेन्स, लेक्स. ठीक है, कुछ ऐसे एक्सप्लोरर्स होते हैं, या फिर हिस्ट्री को, कल्चर्स को, लैंग्वेजेस को एक्सप्लोर करने वाले लोग ट्रेड करते थे. क्योंकि सारी चीज़ें एक कंट्री में अवेलेबल होना इज़ नॉट फिजिकली पॉसिबल. तो लोग ट्रेड क्या करते थे कि अगर वहाँ पे कुछ ज़्यादा उपज है तो वो आके इधर बेच दिया, यहाँ का कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है तो यहाँ से परचेज करके ले गया. फॉर एग्जाम्पल, आवर कंट्री वॉज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ स्पाइसेस एंड कॉटन. ओके,
तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एंड स्पाइसेस में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होती थी. देयर वर अदर थिंग ऑल्सो. तो ऐसे ऐसे करके क्या हुआ, लोग आते थे तो लोकली ये लैंग्वेज जो थी, इंग्लिश जो थी, कुछ लोग जानते थे. बट फिर आती है ईस्ट इंडिया कंपनी 17th सेंचुरी में, दैट इज 1600. ईस्ट इंडिया कंपनी आती है ट्रेड करने के मोटिव से. ठीक है, ट्रेड करती है, बट दे वर वेरी क्लेवर. दे थॉट कि क्यों ना, क्योंकि इंडिया के लोग बहुत भोले भाले थे और बहुत शांत स्वभाव के हुआ करते थे. इवन अभी भी हैं, बट थोड़े से भी क्लेवर हो गए हैं. सो उस टाइम पे काफी ज्यादा भोले भाले लोग हुआ करते थे. सो दे थॉट ऑफ कि क्यों ना इनको पॉलिटिकली एडमिनिस्टर किया, इन पे अपना एक पॉलिटिकल कंट्रोल बैठाया जाए. व्हाट दे डिड, उन्होंने लड़ाई शुरू करी, धीरे धीरे कॉलोनाइज किया, और फिर आता है इंडिया में ब्रिटिश. ठीक है, ब्रिटिश रूल आता है. अब तब तक जो इंग्लिश थी ना, जो मेन ट्रेडिंग पॉइंट्स थे जैसे कि बॉम्बे, कैलकाटा, सूरत, मद्रास, चेन्नई, इन जगहों पे इंग्लिश का इन्फ्लुएंस हो चुका था. यहाँ के लोग इंग्लिश जानने लगे थे. जो लोग डील क्या करते थे, या जो लोग रिच फैमिली के होते थे या रॉयल फैमिली के होते थे, उनको इंग्लिश आती थी क्योंकि वो फिर पढ़ाई करते थे उस चीज की. लेकिन बात यह है कि लोकल पीपल तक कैसे पहुंचा इंग्लिश, कैसे एजुकेशन सिस्टम में पहुंचा, ये हम आगे जानते हैं. सो द क्वेश्चन इज, हाउ डिड इट सीप्ड इनटू द इंडियन एजुकेशन सिस्टम. ठीक है, सो लेट्स नो कि कैसे इंग्लिश इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर आया और कैसे वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इंडियन एजुकेशन सिस्टम को पूरा ओवरटेक कर गया. तो बेसिकली इन 18th and 19th सेंचुरी व्हाट हैपेंड कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बोलबाला था और जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो हमारी कंट्री के ऊपर हो चुका था. पॉलिटिकली दे वर रूलिंग अस, दे कॉलोनाइजर्स. ठीक है, तो उस टाइम पे ऐसे दो थॉट्स चले. मैं नहीं कहूंगी कि दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, ऐसा नहीं हुआ था. बेसिकली दो थॉट प्रोसेसेस चले. एक थॉट प्रोसेस चला ओरिएंटलिस्ट का और दूसरा थॉट प्रोसेस चला एंग्लिसिस्ट का. तो बेसिकली जो ओरिएंटलिस्ट थे वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के सपोर्ट में थे, वेयर एज जो एंग्लिसिस्ट थे वो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के सपोर्ट में थे. तो पहले हम ओरिएंटलिस्ट को समझते हैं. तो बेसिकली जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कुछ ऐसे रूलर्स, कुछ ऐसे ब्रिटिशर्स थे जो चाहते थे कि जो इंडिया का रिच कल्चर है, इंडिया की जो लैंग्वेज है, इंडिया का जो लिटरेचर है, उसको ही पढ़ाया जाए और उसको ही और डीपली समझा जाए ताकि लोगों को ठीक से रूल किया जा सके. और वो इंडिया की जो लैंग्वेज संस्कृत थी या जो जगह जगह पे लैंग्वेज चेंज होती थी उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, क्योंकि इंडिया हैज़ बीन अ डाइवर्स कंट्री सिंस द बिगिनिंग. शुरू से ही इंडिया में काफ़ी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. तो वो इस एस्पेक्ट को समझते थे, इस रिचनेस को समझते थे और चाहते थे कि इंडिया में इंडिया एजुकेशन सिस्टम ही रहे और यहाँ पर जो हमारे होली स्क्रिप्चर्स हैं और जो हमारी लोकल लैंग्वेजेस हैं उनको ही पढ़ाया जाए और ब्रिटिशर्स उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करें. वेयरएज जो एंग्लिसिस्ट थे, जो एंग्लिसिस्ट थॉट प्रोसेस चला, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, वो चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम आए, यानी कि वो चाहते थे कि इंग्लिश को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए. अगेन द थिंग इज कि हर 500 मीटर्स पे लैंग्वेज चेंज होती थी तो एडमिनिस्टर करना बहुत मुश्किल हो जाता था. ओके, ब्रिटिशर्स के लिए इतनी सारी लैंग्वेजेस का कमांड करना बहुत मुश्किल हो जाता था क्योंकि दे कांट ब्रिंग ऑल ऑफ द कंट्री मेंबर्स टू रूल सच अ बिग कंट्री. इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और इसको रूल करने के लिए वो पूरा ब्रिटेन उठा के नहीं ला सकते थे. हेंस उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा करना था जिसके थ्रू वो हमारी पूरी कंट्री को रूल भी कर ले और उनके लिए इजी भी हो जाए. तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को अप्लाई किया जाए ताकि सब इंग्लिश सीखें और हम इनको एडमिनिस्टर कर सकें. अनदर रीजन वाज वो इंडियंस को अनसिविलाइज समझते थे और चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट हो. एंड हेंस इसमें एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेंगे मैकुले. उनके बारे में हम आगे बढ़ते हैं. ओके, सो इंग्लिश को हमारे इंडिया में लाने का
या फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम में इम्प्लीमेंट करने का उत्तरदायित्व हम दे देते हैं थॉमस बैबिंगटन मैक्यूले को। हाउ ही वॉज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा सब कुछ क्लियरली लिखा हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग्स। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई। यहाँ पे आपको एक कोट दिख रहा होगा, इंडियन इन ब्लड and color, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect. Let me just mark it for you. Here, you can see. दिख रहा है आपको? ठीक है। So basically, मैक्यूले जो थे वो काफी ज्यादा अग्रेसिव इंसान थे। उनके जो आप थॉट प्रोसेसेस पढ़ेंगे या उनकी बुक्स वगैरह पढ़ेंगे, दैट इज वेरी अग्रेसिव। इनके अकॉर्डिंग इनको चाहिए था कि इंडियंस भले ही दिखने में इंडियन दिखे, कलर से, ब्लड से, लेकिन जो इनका थॉट प्रोसेस होना चाहिए, जो इनका बोलने का, बात करने का, चलने का या कुछ भी करने का जो तरीका होना चाहिए, वो एक वेस्टर्न पर्सन की तरह होना चाहिए, एक यूरोपियन की तरह, एक ब्रिटिशर की तरह होना चाहिए। ऐसा क्यों चाहते थे? क्योंकि अगर ऐसा होगा, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा पॉपुलेटेड एरिया है, और अगर ऐसा होगा, अगर लोग वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे तो वहाँ की चीज़ों को अपनाएंगे, वहाँ के फैशन को, वहाँ के ईटिंग हैबिट्स को, एथनिसिटी को अपनाएंगे बेसिकली। एंड व्हाट विल हैपन? नथिंग। ट्रेड बढ़ जाएगा, उनके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे और उन्हें रूल करने में ईजी हो जाएगा। ओके, सो बेसिकली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए he came up with मैक्यूले मिनट, जो कि 1835 में एज अ पॉलिसी आई, और इसको हम आगे जाके इंग्लिश एक्ट 1935 के रूप में पढ़ेंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैक्यूले ने ही रोल प्ले किया या सिर्फ मैक्यूले ही जिम्मेदार थे इंग्लिश को इंडियन एजुकेशन सिस्टम में लाने के लिए। नो, देयर वर अदर ऑफिसर्स, देयर वर अदर पीपल और अलग अधिकारी थे हमारे ब्रिटिशर्स के, जिनका बहुत बड़ा रोल रहा इस लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट कराने में, इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कराने में, और जो आज हम पढ़ रहे हैं उसकी दशा और दिशा बदलने में। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल बी लर्निंग अबाउट इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835, द थिंग दैट मेड द वास्ट चेंज in our reading, writing, and behaving styles. English Education Act 1835. I know this is kind of polity lecture, but मैं चाहती हूँ कि if I'm teaching you, so I deliver you something that is very potential enough. आप जब पढ़ के जाओ, you feel like you have not only read the language, but you know it from deep down inside your heart. So that feeling is important. फीलिंग के अलावा तुम्हारे इंटेलेक्ट बढ़ाने की बात है और कुछ नहीं है। तुम यहाँ से अगर ये पढ़ के जाओगे तो होप्सो ये कहीं ना कहीं पॉलिटी में या कहीं ना कहीं ग्रुप डिस्कशन में, डिबेट में कहीं ना कहीं अगर डिस्कस हो तो यू वुड रिमेम्बर मी दैट या देयर वाज अ टीचर जिन्होंने बताया था। ओके, सो लेट्स कम टू इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835। थोड़ा बोरिंग हो सकता है, थोड़ा इरिटेटिंग हो सकता है, थोड़ा हार्ड हो सकता है ये लेक्चर, बट आई वुड मेक श्योर कि मेरे नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊँ, लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में पढ़ाऊँ, मेटाफोर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, ये सारी चीज़ें। ऑब्वियसली हम कुछ रेफरेंसेस लेंगे, हम एक्सट्रैक्ट्स का यूज़ करेंगे, हम कुछ फेमस पॉइम्स उठाएंगे, ठीक है, हम डिफरेंट राइटर्स के बारे में जानेंगे। ओके, तो मेरा मोटिव सिर्फ ये नहीं है कि आप इंग्लिश बोलना सीख जाएं या आप कॉन्वर्सेट करना सीख जाएं, बट मेरा मोटिव ये भी है कि आप इस लैंग्वेज को डीपली जाने, ठीक है। और आई एम नॉट फोर्सिंग अपॉन दिस लैंग्वेज ओवर यू, बट द थिंग इज कि अभी का जो चलन हो गया है, आपको पता है कि आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में जाएंगे, आप इवन गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी जाएंगे, तो इंग्लिश का इम्पोर्टेंस क्या है। अगर आप ढंग से इंग्लिश नहीं बोलना जानते हैं तो शायद आपको अच्छी पोस्ट नहीं मिलेगी। आप जानते हैं कि अगर आप ठीक से इंग्लिश पढ़ना नहीं जानेंगे तो आप चीज़ों को ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे इन टुडेज एरा इन आवर कंट्री इंडिया। ओके, सो
दैट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न, ठीक है। लैंग्वेज है और इसका बहुत ज़्यादा ये हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर और हमारे ब्लड वेन्स के अंदर इतना ज़्यादा घुस चुकी है, जैसा कि ब्रिटिशर्स चाहते थे, दैट अब हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। दैट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न, ओके। और कोई बुरी चीज़ नहीं है, जस्ट सिंप्लीफाई, जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट कि किसी भी लैंग्वेज को सीखना बुरा नहीं है, ओके। ओके, सो लेट्स गो फॉरवर्ड। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835, तो बेसिकली इसको मैकले मिनट कहा जाता है, जो कि थॉमस बैबिंगटन मैकले ने प्रपोज किया था। बेसिकली इस एक्ट का एम था इंग्लिश को मीडियम बनाना इंडियन स्कूल्स में और कॉलेजेस के इंस्ट्रक्शंस का। मतलब बेसिकली ये है कि जो इंडियन के स्कूल्स और कॉलेजेस हैं उसमें इंग्लिश का यूज़ हो। तो आप देखते भी हो जो प्राइमरी एजुकेशन है छोटे बच्चों को, आजकल तो छोटे बच्चों को भी इंग्लिश का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कि टीचर इंग्लिश में ही बात करते हैं। बट बेसिकली जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको उनकी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, जो नेटिव उनकी लैंग्वेजेस होती है या उस पर्टिकुलर एरिया की जो लोकल लैंग्वेज होती है, प्लस हिंदी में या जो भी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है, उन बच्चों को समझाने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। फिर जैसे जैसे बच्चे स्कूल में आते हैं तो इंग्लिश को एक प्राइमरी सब्जेक्ट बना दिया जाता है। एंड बूम, एज यू गेट इनटू द कॉलेज और द यूनिवर्सिटी, व्हाट हैपेंस, आपका सब कुछ इंग्लिश में हो जाता है, सब कुछ इंग्लिश मीडियम, ओके। तो ये आता है वुड्स डिस्पैच एक्ट 1854 के हिसाब से, ओके। सो बेसिकली इंग्लिश को मीडियम बनाना था, इंग्लिश को लोगों की लैंग्वेजेस में डालना था। सो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आता है 1835 में, और इसके अकॉर्डिंग इसको एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बना दिया जाता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम का। ओके, सो हमने ये तो जान लिया कि इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 क्या था और कैसे कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। नाउ एक दूसरा बहुत मेजर रोल प्ले करता है वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा जो मॉडर्न पूरा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है ये इस पर डिपेंड करता है। और अब हम इसमें पढ़ेंगे, जानेंगे कि कैसे कैसे इसने कुछ अच्छी चीज़ें लाई। अब हम प्लस पॉइंट्स के बारे में जानेंगे जो ब्रिटिशर्स ने हमें दिया ऑब्वियसली। सो बेसिकली विल नो अबाउट वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, ओके। सो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का मतलब होता है जो भी आपकी लोकल लैंग्वेजेस होती हैं उनको भी प्रमोट किया स्मॉल लेवल पे, जो प्राइमरी लेवल होते हैं, सेकेंडरी लेवल होते हैं, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का इम्पोर्टेंस बताया, ओके। इसके अलावा इसके थ्रू बहुत सारी मेजर यूनिवर्सिटीज़ खुली इंडिया में। बेसिकली इनका ये मानना था कि हर एक स्टेट डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी होना चाहिए। जैसे कि आप अभी देखते हो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस भी मिलते हैं डिस्ट्रिक्ट में अपार्ट फ्रॉम प्राइवेट, ठीक है। ये इनका एक अदर मोटिव था। दूसरा मोटिव था कि टीचर ट्रेनिंग भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं पढ़ लूँगी, मैंने बचपन से लेकर 12th क्लास तक पढ़ा, उसके बाद मैंने बीएड कर लिया किसी एक पर्टिकुलर कोर्स में और उसके बाद मैं पढ़ाने आ गई। बट मुझे पता ही नहीं है कि स्टूडेंट्स के बिहेवियर को कैसे हैंडल करना है, या एज अ टीचर मुझे कैसे बिहेव करना है, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, ठीक है। दैट इज इम्पोर्टेंट। तो इन्होंने एम्फेसाइज किया टीचर ट्रेनिंग। अनदर वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट वाज डन वाज दैट फीमेल एजुकेशन। उस टाइम पे आप जानते थे कि फीमेल्स को इतने सारे राइट्स नहीं थे। आदमियों को पढ़ाना, लड़कों को पढ़ाना या इनको प्रमोट करना, इनको जॉब्स ऑफर करना, और अभी भी हम वुमेन एम्पावरमेंट के थ्रू ये सब देखते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा प्रचलित था। तो वो डिस्पैच के अकॉर्डिंग ये था कि लड़कियों की एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है और इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारे स्कूल्स इस्टेब्लिश करवाए इंडिया में। अपार्ट फ्रॉम दैट इसने हमारे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाया, डेवलप करने में हेल्प करी, ठीक है। नॉट जस्ट दिस, इतना ही नहीं, आज जो हम पेपर पेन टेस्ट करते हैं या फिर हम टेक्स्ट बुक के थ्रू पढ़ते हैं, उसको एग्ज़ाम देते हैं और सारी चीज़ें जो भी हम करते हैं, जो भी अभी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में चल रहा है, वो वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 की
देन है। तो बेसिकली आई होप इस लेक्चर से आपको क्लियर हो गया होगा कि इंग्लिश कैसे आई, कैसे धीरे धीरे उसका प्रचलन हुआ, कैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम में घुसी। इसके प्लस पॉइंट्स भी थे कुछ, इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। नेगेटिव पॉइंट्स ये है कि जब हमारा जो कंट्री था वो इंडिपेंडेंट हो गया इन 1947, तब ये हुआ कि क्यों ना हिंदी को हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए ऑल ओवर द कंट्री। बट द थिंग वाज कि इंग्लिश इतना ज़्यादा घुस गई थी, स्पेशली इन द साउदर्न स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि और भी तो लैंग्वेजेस है, तमिल है, तेलुगु है और अदर नेटिव लैंग्वेजेस है जिनको हम ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं, आप वो क्यों नहीं बनाते। तो ये डिस्प्यूट्स काफ़ी ज़्यादा चले। देयर वाज इवन अ डिस्प्यूट जिसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि क्यों ना साउथ इंडियन स्टेट्स को एक पर्टिकुलर अलग कंट्री का दर्जा दे दिया। बट क्योंकि अब ऑलरेडी पाकिस्तान और बांग्लादेश का डिवीजन हो चुका था, ऑलरेडी कंट्री के कुछ हिस्से हम खो चुके थे, we didn't want the division of our country, a beautiful country. So ये हुआ कि इंग्लिश के साथ साथ हिंदी को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाएगा। एज सच अभी कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, पर जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है वो 2 लैंग्वेजेस में होता है, हिंदी एंड इंग्लिश। ओके। और आपने अभी भी देखा होगा, आप जब भी कोई गवर्नमेंट फॉर्म फिल करने जाते हो, एनी टाइप ऑफ फॉर्म आप फिल करने जाते हो, तो वो पर्टिकुलरली बेसिकली 2 लैंग्वेजेस में होता है, एक इंग्लिश और एक हिंदी। आप जिसमें भी कंफर्टेबल होते हो आप वो लैंग्वेज चूज करते हो एंड देन कैरी ऑन करते हो। मेनली सब इंग्लिश चूज करते हैं, बी इट नॉर्थ इंडियंस और बी इट साउथ इंडियंस और बी इट एनी पार्ट ऑफ अ कंट्री। सो इंग्लिश का इंपॉर्टेंस है। ओके, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। इतना जानना काफ़ी है। हमारे नेक्स्ट लेक्चर से आई वुड इंश्योर कि हम ग्रामर पे शिफ्ट करें। इंग्लिश ग्रामर में सबसे मेन पोर्शन होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आई एम थिंकिंग ऑफ कि मेरा जो लेक्चर नंबर 2 हो वो पार्ट्स ऑफ स्पीचेस पे हो। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी। ओके, अगर आप स्पिरिचुअली इस चैनल को फॉलो करेंगे और पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप सबका ग्रोथ पक्का है। ठीक है, वी आर नॉट टीचिंग टू गेट समथिंग फ्रॉम यू, वी आर टीचिंग टू टीच यू, जस्ट दैट। ओके, thank you. Best of luck for your futures. Stay connected, stay consistent. Bye bye.